उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार जी ने एक खुलासा किया है कि कैसे इस देश के मुख्यमंत्री संरक्षण देते हैं खनन माफियाओं को। आज इस वक्तव्य के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा प्रदेशवासियों को कि मुख्यमंत्री धामी को क्यों खनन प्रेमी कहा जाता है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से अपील की है कि मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई की जाए और चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान नहीं लिया जाता तो वो फिर दिल्ली भी जाएंगे और बिहार भी जाएंगे। पर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा? सारा खेल तो मुख्यमंत्री जी रच रहे हैं। मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करने वाला तो कोई नहीं है। हम आएंगे यहाँ से प्रेस से खुलासा करेंगे और घर चले जाएंगे। 2-4 दिन सोशल मीडिया पे बहुत सारा दबाव बनेगा, फिर चुप हो जाएंगे। पर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पर अगर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है तो आज उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून से ये प्रेस हो रही है। पर मोदी जी, मैंने ये बार बार रिपीट में इस बात को कर रहा हूं कि आपने उत्तराखंड देवभूमि के लोगों पर सबसे बड़े वसूली एजेंट को बिठाया हुआ है। और अगर मुख्यमंत्री पर आपके द्वारा नहीं कार्रवाई की जाती तो निश्चित ही अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के प्रेस क्लब या बिहार के प्रेस क्लब में होगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार से किसी प्रदेश के लिए भाजपा सरकार हानिकारक है, किस प्रकार से वो चुनाव में वादे करती है, झूठे वादे करती है, पैसों के दम पर चुनाव जीतकर किस प्रकार से सत्ता हासिल करती है और उसके बाद उस प्रदेश में किस प्रकार की चीजें होती है। ये बातें दिल्ली प्रेस क्लब या बिहार प्रेस क्लब से की जाएंगी। मेरा महामानव से सवाल, क्या आप कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री के ऊपर, जैसा कि आप बिल पास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या वो कागजी चीजें धरातल पर भी उतरेंगी? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे बड़ा वसूली एजेंट उत्तराखंड में मोदी जी ने बिठाया हुआ है। जो आपका धाकड़ धामी का पेज व्यक्ति चला रहा है, उसी व्यक्ति से तुम वसूली एजेंट का पेज चलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। हम तो आरोप लगाएंगे, हमारे पास चीजें आएंगे, हम मुद्दे उठाएंगे। पर आपके पास तो सारी शक्तियां हैं, सारी पावर है। बॉबी पवार को बदनाम करके क्या मिलेगा? आपके पास जितनी चीजें डाल रहे, अगर उसके साक्ष्य हैं और बॉबी पवार उसमें कहीं भी गलत है तो आप आकर गिरफ्तार करिए, बॉबी पवार पर कार्रवाई करिए। केवल बॉबी पवार को बदनाम करने से क्या हो जाएगा? कुछ कांग्रेस के लोग बॉबी पवार जी को बोलते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। अगर ये भाजपा की बी टीम है तो मैं पूरे देश से निवेदन करूंगी कि आप सब भी भाजपा की बी टीम बनिए, क्योंकि सी टीम से तो कुछ काम हो नहीं रहा, सारा काम तो बी टीम ही कर रही है। तो बनिए भाजपा की बी टीम, और इतनी हिम्मत बी टीम के पास ही हो सकती है, सी टीम के पास नहीं। आज का जो विषय है उस विषय पर आजकल काफ़ी चर्चाएं भी है और उसके दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम आजकल हमारे सामने दिख रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूं कि इस प्रदेश में आजकल तमाम प्रकार से जो आपदाएं आ रही है, जो तमाम प्रकार की बाढ़ें आ रही है, बादल फट रहे हैं, या नदियों में जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि बाढ़ के माध्यम से जो हानियाँ हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो कारण है वो कारण खनन का भी है। और मैं उस खनन पे बात करने वाला हूँ। और वो जो खनन है उसकी नीतियाँ क्या है और वो कैसे प्रदेश में संचालित हो रहा है, कैसे खनन किया जा रहा है। आज इस वक्तव्य के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा प्रदेशवासियों को कि मुख्यमंत्री धामी को क्यों खनन प्रेमी कहा जाता है। इस प्रदेश के भीतर स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट के लिए जो नवीनीकरण जिसके होते हैं या अनुमति जो प्रदान की जाती है, उसकी एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में पहले जिला स्तर से आवंटन प्रक्रिया होती थी और आवंटन प्रक्रिया में एक कमेटी बनती थी जो डीएम के हेरदेख में काम करती थी
जो उस डीएम के अध्यक्षता में काम करती थी, जिसमें एडीएम, एसडीएम, सीडीओ या जिला खनन अधिकारी तक के जो अधिकारी थे वो रहते थे, और निरीक्षण होता था और फिर जाकर आवंटन होता था उन स्क्रीनिंग जो प्लांट है या स्टोन क्रेशर है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले स्थलीय निरीक्षण किया जाता था, वीडियोग्राफी की जाती थी, ड्रोन फुटेज लिए जाते थे, और तब जाकर ये आख्या डीएम और निदेशक खनन को भेजी जाती थी। परंतु आप ये देखिएगा, ये प्रक्रिया उत्तराखंड बनने से और कब तक चली, जब तक धामी जी कुर्सी पर नहीं बैठे। जब धामी जी कुर्सी पर बैठे, 4 जुलाई 2021 को धामी जी कुर्सी पर बैठे, और धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 8 सितंबर 2021 को एक कार्यालय ज्ञापन निकलता है, जो मीनाक्षी सुंदरम जो सचिव है उनके माध्यम से, और उस कार्यालय ज्ञापन में एक आदेश निकलता है और जिसमें कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अब इनका नवीनीकरण निदेशालय स्तर से 10 वर्षों के लिए किया जाएगा। जो पहले जिला स्तर से डीएम और इनके माध्यम से होता था 5 वर्षों के लिए जिसकी अनुमति होती थी, अब ये सीधे 10 वर्षों के लिए कर दिया है। जिला स्तर से नहीं, केवल अब सीधे शासन स्तर से होगा। निदेशालय स्तर मतलब जहाँ खनन का निदेशालय है, ये उसमें छूट दी गई। और गजब की बात यह है कि ये जो कार्यालय ज्ञापन निकला, ये ऐसा नहीं था कि ये परमानेंट लागू किया गया, ये केवल 1 माह के लिए निकला। टाइम पीरियड 1 माह दिया गया। उस 1 माह में उन सारी चीज़ों को उस तरीके से हैंडल करना था जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी जी चाहते थे। 1 माह के लिए 8 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक ये वैध था, जिस दौरान ये सारी प्रक्रियाएं इन्होंने करनी थी, जिसके लिए इन्होंने इस कार्यालय ज्ञापन को निकाला। अब बात यह है कि इसमें शर्त थी, इसमें एक शर्त, स्पेशल शर्त रखी गई कि आवेदकों द्वारा नीति निर्धारित मानकों प्रावधानों को पूर्ण किए जाने संबंधी शपथ पत्र देना होगा, जैसे चुनाव में भी देते हैं। पर चुनाव में शपथ पत्र देने के साथ उसकी स्क्रूटनी होती है और अगर कोई कमी समी होती तो उसको बाहर कर दिया जाता है। पर इनसे शपथ पत्र लिए गए, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी फर्म से शपथ पत्र लेने के बाद उनकी स्क्रूटनी हुई हो या इनके कागजों की जांच हुई हो। आगे आगे जैसे बढ़ रहा हूँ, विषय महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर है। इस बात को एक कहानी के रूप में सुनना, तब जाकर ये समझ आएगा कि क्या चीज़ें हैं। इसमें नोडल अधिकारी बनाया जाता है। उसी दौरान राजपाल लेगा एक खनन अधिकारी है, राजपाल लेगा को नोडल अधिकारी बनाया जाता है और समस्त दस्तावेजों की जांच कर संस्तुति हेतु डायरेक्टर को भेजना इनका कर्तव्य था। उस दौरान डायरेक्टर ब्रजेश कुमार संत थे, जो बीच में चर्चाओं में भी आए थे, जिन्होंने जब ये खनन का मुद्दा संसद में उठा उसके बाद उनके जो बयान आए थे उस पर वो चर्चाओं में भी थे। ब्रजेश कुमार संत उस दौरान खनन के डायरेक्टर थे निदेशालय में। और एक कार्यालय ज्ञापन दूसरा जो 21 सितंबर 2021 को निकला, जिसमें लिखा गया कि ब्रजेश संत तो आईएएस है, उन्हें पता है कि मैं अगर गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से कोई चीज़ करूंगा तो कल के दिन फंसूंगा और जेल जाऊंगा। पर आईएएस खोपड़ी भी है। एक आईएएस ने अपने बचाव के लिए 21 सितंबर 2021 को एक आदेश निकाला और उस आदेश में लिखा गया कि नोडल अधिकारी निदेशक को नहीं बल्कि अपर निदेशक एलएस पैट्रिक को संस्तुति के लिए भेजेगा। अब इन्होंने पलड़ा दूसरे की पाले में ये गेंद डाल दी, क्योंकि मैं ना फंसूं। पैट्रिक साहब को यहाँ पर नोडल अधिकारी के जो रिपोर्ट भेजेगा, जो आख्या भेजेगा, उसकी संस्तुति के लिए अपर निदेशक एलएस पैट्रिक को नियुक्त किया गया। अब इन्होंने 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक कुल 17 दिन है, तब तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी। 7 अक्टूबर तक 17 दिन होते हैं और 150 से अधिक स्टोन क्रेशर और स्क्रीनिंग प्लांट की एनओसी दे दी गई 17 दिनों में, जिसमें महीनों लग जाते थे, क्योंकि जो प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी। उसमें चाहे स्थलीय निरीक्षण से लेकर, वीडियोग्राफी से लेकर, ड्रोन फुटेज से लेकर, या समिति आख्या डीएम को देने से लेकर, तमाम प्रकार की जो इसमें चीज़ें थी, उसमें कई माह लग जाते थे। पर इस अवधि में केवल 17 दिनों में 150 से अधिक
स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रेशर के लिए परमिशन, एनओसी और नवीनीकरण के उनके आदेश दे दिए गए, उन्हें अनुमति दे दी गई। ये इसलिए हो रहा था जो ये टाइम पीरियड है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस दौरान आचार संहिता भी लगनी थी और फरवरी में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में भी होना था। उस विधानसभा चुनाव के लिए पैसा कहाँ से आएगा उसकी भी व्यवस्था करनी थी। और जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि इन एक एक क्रेशर, एक एक फर्म से लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए लिए गए। एक फर्म से 2 से 3 करोड़ रुपए लिए गए। और अगर आंकड़ा आप देखोगे कि अगर 150 फर्में भी थी, 150 फर्मों से अगर 2-2 करोड़ भी लिए गए तो 300 करोड़ रुपया होता है, जो कि उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार खड़ी करने में काफी है। अब यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इकट्ठा करना था इसलिए पुष्कर धामी जी बाद में मुख्यमंत्री क्यों बनाए गए, इसके पीछे यह भी एक लॉजिक है कि जिस व्यक्ति ने इतना पैसा इकट्ठा करके दोबारा सरकार रिपीट करवाई और वो हारने के बाद मुख्यमंत्री बनना वो केवल एक्सीडेंटली नहीं था, वो चीजें देखी गई कि कमाओ पुत्र। आजकल एक पेज चल रहा है वसूली मोर्चा अभियान के तहत। मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी ने इस प्रदेश के ऊपर सबसे बड़ा वसूली एजेंट बिठाया है। इस बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी कार्यालय ज्ञापन या शासनादेश किसी कानून का उल्लंघन कैसे कर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि जो ये फर्में थी, इन्होंने जो स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रेशर जो लगने थे, इनके नवीनीकरण का जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट थे, वन विभाग की एनओसी लेनी थी, इन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी लेनी थी, इन्होंने पर्यावरण विभाग से एनओसी लेनी थी, इन्होंने राजस्व विभाग से एनओसी लेनी थी, तमाम ऐसे और भी विभाग जिनसे एनओसी लेनी थी। पर इन्होंने शपथ पत्र लिया कि हमारी प्रक्रिया सारी पूरी हो चुकी है। इन्होंने ये नहीं देखा कि एनओसी है या नहीं है। आवेदकों से इस तर्ज के साथ शपथ पत्र लिए गए कि इन्होंने सभी मानकों को पूरा किया गया है। मानकों की जांच हुई नहीं हुई वो बड़ा सवाल है। परंतु नोडल अधिकारी राजपाल लेगा ने जो संस्तुति पत्र अपर निदेशक एलएस पैट्रिक को भेजे, उसमें यह लिखा गया कि हमने सभी दस्तावेज की स्क्रूटनी, जांच, सत्यापन करने की संस्तुति हेतु भेजा गया है। हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है और देख लिया है, जिसके बाद संस्तुति मिल गई। कितनी बड़ी लापरवाही है। सवाल ये उठता है कि जहां इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे, वहां मात्र 17 दिनों में 150 से अधिक स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग जो प्लांट है वो की परमिशन कैसे मिली। सवाल यह भी उठता है कि कई आवेदकों द्वारा जिस तिथि को आवेदन किया गया, उसी तिथि को नोडल अधिकारी द्वारा भी सभी दस्तावेजों की जांच कर ली गई और संस्तुति हेतु अपर निदेशक को भेज दिया गया और उसी दिन अपर निदेशक द्वारा एनओसी दे दी गई। एक ही दिन में ये सारी प्रक्रिया हो रही है अलग अलग अधिकारियों के माध्यम से। आप समझ सकते हैं कि 17 दिनों में 150 से अधिक जो फर्मों को ये काम दिया गया, ये तभी संभव हो पाया है। आवेदकों द्वारा भरे गए फॉर्मों की हैंड राइटिंग से प्रतीत होता है कि लगभग सभी आवेदकों के जो फॉर्म हैं कुछ व्यक्तियों के द्वारा भरे गए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है। इसमें आप अगर राइटिंग देखोगे, इस पेज में जो हैंड राइटिंग है ये अलग फॉर्म है, तमाम फॉर्म है, कम से कम 150 फॉर्म है। इन पेजों पर आप राइटिंग देखोगे, सेम फॉर्म है, फर्में अलग अलग है, सेम राइटिंग है। इनमें तमाम ऐसी चीजें हैं जहां जहां ये रखे गए हैं। बहुत सी, मतलब 150 फर्मों के से ज्यादा का ये आंकड़ा है और राइटिंग सब में लगभग एक है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस कार्यालय में बैठकर 4-5 लोगों ने सारे फॉर्मों को एक दिन में भरा, एक दिन में ही अधिकारियों को आपस में एक ही कमरे में बिठाया और वहां पे परमिशन लगातार देते रहे। अब बात यह है कि जो खुलासा ये भी करना चाहूंगा कि हरिद्वार की एक फर्म जो वन विभाग ने एनओसी देने से जिन्हें मना कर दिया था क्योंकि वो आरक्षित वन क्षेत्र में वो क्षेत्र पड़ता था, बावजूद उसके उस फर्म को एनओसी दी जाती है। ऐसी कई फर्में हैं जिन्हें वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं दी गई परंतु उनका नवीनीकरण कर दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वन विभाग का खुद का लेटर कह रहा है। ये वन विभाग हरिद्वार का, वन प्रभाग हरिद्वार का लेटर है
जिसमें वो लिख रहे हैं कि अतः प्रस्तावित स्थल का अधिकांश भाग आरक्षित वन क्षेत्र सबलगढ़ क्रम संख्या 3 चिड़ियापुर रेंज का भाग होने के कारण मैं शुभम स्क्रीनिंग प्लांट गैंडी खाता को उप खनिज के भंडारण की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है। वन विभाग स्पष्ट लिख रहा है कि ऐसा एक नहीं, कई प्लांटों को ऐसा लिखा गया कि वन विभाग अनुमति नहीं दे सकता है, पर फिर भी अनुमति दी गई। किसके आदेश पर दी गई, किसकी शय पर दी गई? क्या इतना डर अधिकारियों को नहीं था जो नवीनीकरण कर रहे थे, जो परमिशन दे रहे थे? इसका मतलब सीधा सीधा आदेश था कि मुख्यमंत्री ऊपर बैठे हुए हैं, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, सारी चीजें वैसी चलनी है जैसा हम चाहेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे बड़ा वसूली एजेंट उत्तराखंड में मोदी जी ने बिठाया हुआ है। जो आपका धाकड़ धामी का पेज व्यक्ति चला रहा है, उसी व्यक्ति से तुम वसूली एजेंट का पेज चलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, हम तो आरोप लगाएंगे, हमारे पास चीजें आएंगे, हम मुद्दे उठाएंगे, पर आपके पास तो सारी शक्तियां हैं, सारी पावर है। बॉबी पवार को बदनाम करके क्या मिलेगा? आपके पास जितनी चीजें डाल रहे, अगर उसके साक्ष्य हैं और बॉबी पवार उसमें कहीं भी गलत है तो आप आकर गिरफ्तार करिए, बॉबी पवार पर कार्रवाई करिए। केवल बॉबी पवार को बदनाम करने से क्या हो जाएगा? अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आरटीआई के प्राप्त दस्तावेजों से ज्ञात हुआ कि कई फर्मों की पर्यावरण एनओसी समाप्त हो चुकी थी या ली ही नहीं गई थी, बावजूद इसके नवीनीकरण कर दिया गया, जो कि एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें साफ साफ तौर पर हमने जो आरटीआई से ये चीजें ली थी, इसमें ये हाईलाइट मैंने चीजें की हुई है। इसमें कह रहे हैं कि किसमें कह रहे जो सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है और तृतीय पक्ष से ही संबंधित है, सारी सूचना लिख रहे हैं। जिसमें कि महत्वपूर्ण चीजें भी है कि स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित समिति के गठन के संबंधित विभागीय आदेश की सत्यापित प्रति दीजिए। वो कह रहे हैं तृतीय पक्ष से संबंधित है। तृतीय पक्ष कौन है? इनसे मांगा गया स्थलीय परीक्षण के समय की गई वीडियोग्राफी एवं निरीक्षण के उपरांत नोडल अधिकारी या समिति द्वारा निदेशक को भेजी गई संस्तुति आख्या की सत्यापित प्रति दीजिए। वो कह रहे हैं कि तीसरे पक्ष से संबंधित है। इनसे मांगा गया अनुसूची 3 में वर्णित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां दीजिए। वो कह रहे हैं तीसरे पक्ष से संबंधित है। तमाम जितने भी चीजें हैं, मैं पढ़ने लग जाऊं तो पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इतनी चीजें करी और कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, कह रहे हैं कि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब आपने लूटने के लिए केवल 1 महीने का टाइम पीरियड चुना कि इस महीने में हम जितना मर्जी जितने लोगों को हम अवैध रूप से खनन के लिए परमिशन दे देते हैं और जितना लूट खसोट कर सकते हैं कर ले, क्योंकि चुनाव के लिए धन इकट्ठा करना था। इसकी एक बार जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई ऐसे दस्तावेज पाए गए जिसमें जो खसरा खतौनी फर्मों द्वारा जमा कराई गई थी वो भी फर्जी है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि उसमें ना तो स्वामित्व और ना ही किराएनामे के जो है दस्तावेज पाए गए हैं, क्योंकि राजस्व विभाग से कोई एनओसी नहीं ली गई है। ये सारी चीजें ये कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से पूर्व के पर्यावरण संबंधी कानूनों को ठेंगा दिखाकर प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया और किसी के कानों कान खबर भी नहीं हुई। और दूसरी बात यह कि जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त है, एलएस पैट्रिक से लेकर संत से लेकर राजपाल लेगा से लेकर तमाम प्रकार के जितने अधिकारी हैं, मैं चाहता हूं, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा चाहता है कि ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो, इनकी संपत्तियों की जांच हो, और अगर गलत तरीके से संपत्तियां अर्जित हुई है, जांच में पाया जाता तो इनकी संपत्तियां जब्त हो। ये तो अधिकारियों के लिए है, पर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा? सारा खेल तो मुख्यमंत्री जी रच रहे हैं। मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करने वाला तो कोई नहीं है। हम आएंगे यहाँ से प्रेस से खुलासा करेंगे और घर चले जाएंगे। 2-4 दिन सोशल मीडिया पे बहुत सारा दबाव बनेगा, फिर चुप हो जाएंगे। पर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पर अगर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है तो आज उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून से ये प्रेस हो रही है। पर मोदी जी, मैंने ये बार बार रिपीट में इस बात को कर रहा हूं कि आपने उत्तराखंड देवभूमि के लोगों पर सबसे बड़े वसूली एजेंट को बिठाया हुआ है, और अगर मुख्यमंत्री पर आपके द्वारा नहीं कार्रवाई की जाती तो निश्चित ही अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के प्रेस क्लब या बिहार के प्रेस क्लब में होगा और बताया जाएगा
कि किस प्रकार से प्रदेश, किसी प्रदेश के लिए भाजपा सरकार हानिकारक है, किस प्रकार से वो चुनाव में वादे करती है, झूठे वादे करती है, पैसों के दम पर चुनाव जीतकर किस प्रकार से सत्ता हासिल करती है और उसके बाद उस प्रदेश में किस प्रकार की चीजें होती है। ये बातें दिल्ली प्रेस क्लब या बिहार प्रेस क्लब से की जाएंगी अगर मोदी जी भी संज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा बस नहीं है कि हम मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करें, प्रदेश में किसी का भी बस नहीं है कि मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करें, पर मोदी जी कार्रवाई कर सकते हैं और मोदी जी भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में है और कुछ दिनों में दिल्ली प्रेस क्लब या बिहार प्रेस क्लब से ये सारी चीजें, इसके साथ वो सारी चीजें जो एसडीएम जैसे फर्जी पद, एसडीएम जैसे सम्मानित पद पर फर्जी लोगों को नियुक्तियां दी गई है, या इसके अलावा जितने भी हमने मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि यहां तो मीडिया कुछ लोग हैं जो चलाते हैं, मीडिया वाले इस बात का बुरा मान जाएंगे, पर मैं छाती ठोक के कहता हूं कि कुछ मीडिया बंधु हैं जो इस बात को चलाते हैं। अरे जनता के पैसे से आप लोग विज्ञापन ले रहे हैं, जनता की आवाज को उठाइए, इतनी बड़ी लूट खसोट हो रही है, इस बात को छापिए। सदैव एक जैसी सत्ता नहीं रहती है, सदा एक आदमी की सत्ता नहीं रहती है। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा अपने सभी भाई बंधुओं से, मीडिया के बंधुओं से, ये गंभीरता वाले विषय हैं। एक व्यक्ति एक महीने का लेटर निकालकर 300-400 करोड़ रुपए अंदर कर लेता है, ना पर्यावरण को देखता है, ना चीजें और देखता है। इसी प्रकार तो ये आपदाएं आ रही है। जब पर्यावरण से आप डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं लोगे तो क्या होगा? ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है। ये पीड़ा तो आज घर घर की पीड़ा बन चुकी है। तो ये सारा विषय था और ये बड़ा गंभीर विषय था। जिन भी लोगों को ये डॉक्यूमेंट और जिन भी लोगों को ये चीजें चाहिए वो यहाँ से ले सकता है, उनके लिए स्पेशल पीडीएफ के रूप में मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और एक सवाल है जी, अभी हाल ही में खुलासा हुआ है कि खनन माफियाओं ने बड़ा मोटा पैसा वसूली के टाइम, मतलब भारत सिंह रावत ने बोला है कि उनसे वसूले गए जो 30 करोड़ रुपए था जी। फिर सहमति ये भी आई कि 27 करोड़ आए जी। फिर एक प्रेस वार्ता होती है जिसमें सुरेश जोशी जी बोलते हैं जी कई 100 करोड़ है हमारे पास। तो क्या कहेंगे कि सिर्फ वसूली चल रही है? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा से बागी होकर एक वरिष्ठ नेता इस प्रकार का बयान देता है और उसके लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद उस पर एक मुहर लगा देते हैं कि हाँ वास्तव में चीजें हुई है, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से केवल जो बताया जा रहा है उतना ही नहीं। आप ये आंकड़े देखिए कि एक एक फर्म से अगर 2 से 3 करोड़ रुपए लिया गया, ऐसी 150 फर्में भी हैं, तो कम से कम 200-300 करोड़, 3 से 400 करोड़ इकट्ठा किया गया है चुनाव के लिए। तो आप इसका आंकलन नहीं कर सकते, हम इसका आंकलन नहीं करते कि कितनी गहराई तक और कितने उस तक ये जा सकते हैं। और ये हुआ है, इस बात की सत्यता के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राव जी ने मुहर लगाई है। मैं कल अरविंद पांडे जी का वक्तव्य सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि 60-60 फीट गड्ढे कर दिए हैं। जहां धराली में आपने 30-40 फुट मलबा नहीं हटा पाए, वहां तुम खनन के लिए 60-60 फीट गड्ढे करते हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है।